फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आयु बहुत अच्छी होंगी और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और देखिए, हम लोग सीआरपीसी पढ़ रहे थे उत्तराखंड एपीओ के पर्पज़ से। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि मेरी वीडियो में जो सेक्शन मैं बहुत कम कवर कर रही हूँ, उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो हमें अच्छे से पता हो, है ना। बार बार हमें उन्हें रटने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। अगर ज़्यादा मैं सेक्शन कवर करूँगी एक साथ तो फिर वो आपके माइंड में इधर से आएगा और फिर वो ऊपर से निकल जाएगा, चीज़ें एकदम क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें स्टेट अमेंडमेंट भी लेके चल रही हूँ, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में स्टेट अमेंडमेंट भी पूछ लिया जाता है, तो वो बिल्कुल हमारी नज़र से आया ही नहीं होता, तो हमें पता ही नहीं होता कि इसमें हमें करना क्या है, ठीक है। तो ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, सेक्शन 11 क्या कहता है? न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, ठीक है। आप सबको पता हुआ सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना, है ना। यानी कि जो असिस्टेंट सेशन जज हैं उनका सब कोऑर्डिनेशन होना, ठीक है। यानी किसके अंडर होंगे, एक तरीके से ये वाली चीज़। तो अब सेक्शन 11 क्या कहता है? न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, यानी कि सेशन कोर्ट की बात हो गई, है ना, एडिशनल सेशन की बात हो गई अब, और असिस्टेंट सेशन की बात हो गई। अब बात आती है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय की जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्टों की बात कर रहा है सेक्शन 11। तो देखिए, सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि प्रत्येक जिले में, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, तो आप सबको पता होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा होता है? जिसमें 10 लाख से ज़्यादा की आबादी हो, ठीक है। तो इन्होंने कहा भैया वो महानगर क्षेत्र नहीं है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है। और ये किस सेक्शन में? ये सेक्शन 8 में है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, प्रथम वर्ग यानी फर्स्ट क्लास और द्वितीय वर्ग यानी सेकंड क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय यानी इतनी कोर्टें ऐसे स्थानों पर स्थापित की जाए, यानी ऐसे एरियो में स्थापित की जाए जितने, और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। यानी स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के परामर्श के बाद, यानी उससे सहमत, आप ये कह सकते हैं कि उससे एक तरीके से कंसेंट करके ना, इतने कोर्टों को, जो वो जितनी भी मात्राएं हैं कोर्टों की, जितनी भी वो कोर्टों की रिक्वायर्ड है, उसको नोटिफिकेशन में जारी करे, तो उतनी कोर्टें जो होंगी वो स्थापित की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इसमें एक बात आती है परंतु का मतलब आपको हमेशा मैंने बताया कि लॉ कुछ ना कुछ कहना चाहता है, यानी प्रोवाइडेड आ गया। तो प्रोवाइडेड क्या कहता है कि राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात यानी हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए यानी किसी लोकल एरिया के लिए, देखिए इसीलिए इसको बोला गया महानगर क्षेत्र ना हो, है ना, तो लोकल एरिया की बात करी जा रही है। स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सेकंड क्लास का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है के एक, या तो एक बनेगा या फिर अधिक विशेष न्यायालय, या फिर या तो एक विशेष न्यायालय हुआ, स्पेशल कोर्ट होगी, या फिर अधिक विशेष स्पेशल कोर्ट किसी विशेष मामले के लिए, यानी किसी विशेष स्पेशल मैटर के लिए, या विशेष वर्ग के मामलों के लिए, कि किसी विशेष जो कम्युनिटी होती है उनके मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकती है। विचारण का मतलब होता है ट्रायल। जो लोग कोर्ट में जाते होंगे या जो लोग प्रैक्टिस से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा ट्रायल क्या होता है, ठीक है। और जो अभी नए हैं वो आपको, जब हम आगे चलेंगे तो सीआरपीसी में चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ट्रायल होता क्या है, ठीक है। तो और अगर मैं कॉमन भाषा में बात करूँ, आम भाषा में, तो ट्रायल होता है जिसमें मतलब एक्यूज़ बेल लेता है, फिर वो पेश होता है, फिर विक्टिम से सवाल जवाब होते हैं, फिर एक्यूज़ अपने डिफेंस में बोलता है, ठीक है। तो वो सब क्या है? वो सब एक ट्रायल है। फिर कोर्ट सबको सुनती है, फिर कोर्ट एविडेंस देखती है, फिर लास्ट में आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एक ट्रायल है ना। तो उसके लिए क्या करेगी? उसको स्थापित कर सकती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। किसके परामर्श से? हाई कोर्ट के परामर्श से। और किस कोर्टों की बात हुई? स्पेशल कोर्टों की बात हुई, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट, रेप के मामलों में क्या होता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट जाता है, या कोई ऐसा मामला जो डिले जिसमें होना, कहीं ना कहीं विक्टिम को हरेस कर रहा हो, तो वो सब कहाँ जाते हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो अब बोला जहाँ कोई ऐसा विशेष न्यायालय, अब जहाँ पर मान लो इस तरह की कोई स्पेशल कोर्ट स्थापित की जा गई है, उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को, यानी कि अब वो जो एरिया है जहाँ पर वह कोर्ट बनाई गई है,
मजिस्ट्रेट के किसी अन्य मामले को, यानी कि अब कोई दूसरी कोर्ट उन मामलों में विशेष न्यायालय के मामलों को विचारण का अधिकारता नहीं होगी, यानी कि जो स्पेशल मैटर है, जो अन्य कोर्ट है, जैसे मैंने बताया फास्ट ट्रैक कोर्ट, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर कोई मैटर चल रहा है तो दूसरी किसी कोर्ट को उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, उसमें उसको कोई अधिकारता नहीं होगी, कोई पावर नहीं होगी उसको उस मैटरों में इंटरफेयर करने की या उस मैटर को ट्रायल को चलाने की। ठीक है, तो इंटरफेयर देखिए आम भाषा में बोला है, लेकिन जनरली देखा जाए तो इसको हम बोलेंगे कि उसको अधिकारता नहीं होगी, यानी उसको राइट नहीं होगा किस चीज़ का, उन मामलों को जो विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं उसमें जो मामले चल रहे हैं उसको ट्रायल करने का। ठीक है, जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। ओके, क्लियर। अब देखिए 11 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। मैं हमेशा से आपको बता रही हूँ, खासकर इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं कि हाई कोर्ट क्या करेगा, जजों को अपॉइंट करेगा, और कोर्टें कौन स्टैब्लिश करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो न्यायालय जो ऐसे न्यायालय में जो पीठासीन अधिकारी होंगे, जो जजेस होंगे, उनको कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। ओके, अब आता है 11 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जब कभी ये समाचीन आवश्यक पड़ता है, तो यानी जब उसको महसूस होता है या उसको लगे नीड है, तो किसी सिविल न्यायालय में यानी किसी भी सिविल कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत, यानी कि जो एक जज के तौर पे जो कार्य कर रहा है, कहाँ, सिविल कोर्ट में जो कार्य कर रहा है, उससे उसके जो वो जो सदस्य है उसको प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान कर सकता है। यानी कि क्या कर सकता है, उसे क्या कर देगा, उसे फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की जो पावर होती है वो उसको प्रदान कर सकता है। किसको, सिविल न्यायालय के जज को। जो लोग प्रैक्टिस में हैं उनको सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में पता होगा, जो सिविल कोर्ट के जज होते हैं सीजे बोला जाता है, और जो क्रिमिनल कोर्ट के होते हैं सीजेएम या सेशन जज। ठीक है, ये बोला जाता है। अब देखिए बात आती है स्टेटों के अमेंडमेंट की, तो इसमें अमेंडमेंट जो हुआ वो बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब, इन स्टेटों ने इसमें अमेंड किया। अब अमेंड क्या किया वो देख लेते हैं। बिहार ने कहा धारा 11 की उपधारा 3 के अनुसार निम्न उपधारा 4 अंत स्थापित की गई, यानी कि 3 तक तो इसमें है ही, उनने क्या किया 4 को स्थापित किया, सब क्लोज 4 को। ठीक है, देखिए स्टेट के पास राइट होता है, ठीक है, वो अपने राज्य के हिसाब से कानून में परिवर्तन कर सकती है, जो कि उन्हीं स्टेट पे अप्लाई होगा, किसी अदर पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि आप सबको पता होगा एंटीसेप्टिव पहले बेल जो है पहले यूपी में नहीं थी, लेकिन जबकि पूरे इंडिया में है, लेकिन यूपी पे वो अप्लाई, यूपी में नहीं अप्लाई होती। ठीक है ना, लेकिन अब होती है वहाँ पे एंटीसेप्टिव बेल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सबसेक्शन 4 क्या कहा इन्होंने, राज्य सरकार इसी प्रकार किसी स्थानीय क्षेत्र के विशिष्ट मामले या मामलों के विशिष्ट वर्गों यह सब वर्ग उच्चारण करने के लिए एक या एक से अधिक प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय स्थापित कर सकेगी। यानी बात वही है जो हम प्रोवाइडेड में पढ़ रहे थे। ठीक है, उसी को उन्होंने सबसेक्शन 4 को तरह उन्होंने बोला कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, किसी स्पेशल मैटर या स्पेशल क्लास के मैटर को ट्रायल करने के लिए एक या फिर उससे अधिक फर्स्ट या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय क्या कर सकती है, स्थापित कर सकती है। ठीक है, ये तो बिहार की बात आ गई। और ये अमेंड कब होता है, ये अमेंड हुआ आपका 10/11/1977 में। ठीक है, अब आता है हरियाणा। हरियाणा ने क्या करा, हरियाणा भैया 1 तो था ही, 1 के प्रोवाइडेड में ही तो ये बातें कही गई हैं, लेकिन उसने 1A स्थापित करा, बनाया, अमेंड किया 1A का, और उसने इसमें यही बात कही जो अभी बिहार कह रहा है और जो प्रोवाइडेड में हम पढ़ चुके हैं कि राज्य सरकार फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिक न्यायालयों के विशेष मामले या मामलों के विशेष वर्ग में स्थानीय क्षेत्र में स्थापित कर सकेगी। ठीक है, सॉरी, ये अमेंड कब होता है, 24/2/1976 में। ठीक है, यानी 24 फरवरी 1976 में हरियाणा ने अमेंड किया। अब आती है राजस्थान। राजस्थान धारा 11 के उपधारा के निम्न अनुसार उपधारा 1A का अंत स्थापित कर, यानी कि ये भी 1A का अमेंड करते हैं, और ये क्या कहते हैं कि राज्य सरकार ऐसे ही प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक से अधिक न्यायालय को विशेष में, देखिए स्पेशल को मामलों की बात हो रही है, स्पेशल वर्ग के मामलों की बात हो रही है। ठीक है, किसी स्थानीय क्षेत्र में स्थापित कर सके, यानी लोकल एरिया जो भी होगा वहाँ पर वो उसको एस्टैब्लिश कर सकती है। ठीक है, यही चीज़ तो हम ऊपर पढ़ रहे थे, है ना, प्रोवाइडेड में जो 11(1) का प्रोवाइडेड था। अब आता है ये, अच्छा ये जो अमेंडमेंट हुआ राजस्थान वाला, ये कब हुआ, ये
13/9/1977 में हुआ। ठीक है, अब आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या अमेंड हुआ कि धारा 11 की उपधारा 1 के उपरांत नियम अनुसार उपधारा 1A को अंत स्थापित किया जाएगा। यानी देखिए यहाँ भी जो अमेंड हुआ वो 1A के तहत हुआ, और उसमें क्या कहा गया कि भैया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के अधिक न्यायालयों को विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों के थाने क्षेत्र में स्थापित की जाएगी, लोकल एरिया में ऐसी कोर्टें स्थापित की जाएंगी। ठीक है, ये अमेंडमेंट कब होता है? ये अमेंडमेंट होता है 1/5/1976 में। ठीक है, अब बात आती है पंजाब की। तो देखिए पंजाब क्या कहता है, पंजाब में क्या अमेंडमेंट हुआ कि धारा 11 की उपधारा 1 के उपरांत, यानी एक तो वो है ही है, लेकिन उसके अलावा 1A में अंतर स्थापित किया गया कि राज्य सरकार ऐसे ही प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिक न्यायालय को विशेष या विशेष वर्गों या साधारणतम संदर्भ में किसी स्थानीय क्षेत्र में स्थापित कर सकेंगे। यानी यहाँ भी वही बात हुई कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेटों की जो कोर्टें हैं विशेष वर्ग के लिए या स्पेशल मैटर के लिए जो कोर्टें हैं उसको लोकल एरिया में स्थापित कर सकेगी। देखिए इन सब में जितनी बातें मैंने पढ़ी उनमें एक चीज़ कॉमन ये है कि सेक्शन 11 का 1 जो है वो रहेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड भी रहेगा, लेकिन उन्होंने उसको थोड़ा सा ऐड कर दिया 1A कह के। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 11 क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 12 पे। तो देखिए सेक्शन 12 क्या कहता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि, यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हम क्या बोलेंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CJM। ठीक है, और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ACJM। ओके, अब देखिए सेक्शन 12 का 1 क्या कहता है, हाई कोर्ट प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। यानी क्या करेगा, ठीक है, जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसी को CJM अपॉइंट कर देगा, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा। ठीक है, मतलब कोई अलग से बन के नहीं आता, जो CJM होता है वो वही होता है जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, उसको अपॉइंट करेगा, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पे उसको अपॉइंट करेगा। अब आता है सेक्शन 12 का 2, वो क्या कहता है, हाईकोर्ट किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, यानी कि हाईकोर्ट जो है वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो एडिशनल CJM है उसको अपॉइंट कर सकता है। किसको अपॉइंट कर सकता है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। ठीक है, पहली बात इन्होंने बोला कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को CJM अपॉइंट नियुक्त करेगा उसको, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है, करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करेगा। फिर वहीं इन्होंने बोला कि हाई कोर्ट क्या कर सकता है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है ना, यानी कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि ये कंफर्म है कि भाई किसी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को CJM अपॉइंट करेगा ही करेगा हाई कोर्ट, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। तो जहाँ सकता आ जाता है वहाँ पे वो चीज़ हो भी सकती है और वहाँ पे वो चीज़ नहीं भी हो सकती। लेकिन जबकि 12 का 1 ये कह रहा था कि करेगा ही करेगा, यानी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को CJM अपॉइंट करेगा ही करेगा, CJM बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन 12 का सबसेक्शन 2 क्या बोला कि भाई फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हो सकता है वो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है। ठीक है, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन, यानी कि या तो इस लॉ के अंडर या तो उसमें प्रवर्तित यानी किसी अन्य विधि या फिर जो ऐसा लॉ जो चल रहा है उसके अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कि सब या तो CJM की सभी शक्तियां देगा या फिर कुछ शक्तियां दे सकता है जो हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए सबसेक्शन 12 का 3 क्या कहता है कि 3 का A हाई कोर्ट आवश्यकता अनुसार, यानी हाई कोर्ट जरूरत के मुताबिक से किसी उपखंड यानी किसी सब डिवीजन में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, यानी कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभित कर सकता है। यानी कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको क्या करेगा, पदाभित कर सकेगा, यानी कि रिलाइव कर सकता है ना, फिर से दोबारा से उसको वो चीज़ दे सकता है और उस धारा में विधिक उत्तरदायी से मुक्त कर सकता है। और इस सेक्शन के तहत क्या कर सकता है, जो भी बताई गई उन दायित्व से उन्हें मुक्त कर देगा, हटा देगा। ठीक है, अब आता है सेक्शन 12 का
थर्ड 3 का ही बी, ठीक है। प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, देखिए पदाभित का मतलब होता है कि फिर से उसको उस पद से हटा देना, मतलब उसको दोबारा से वहाँ से साइड, मतलब उसको एक तरीके से पदाभित करना, यानी कि उस पद से उसको हटा देना, ठीक है, और उस धारा में उत्तरदायी से मुक्त कर सकता है, ठीक है। अब आता है 33 का बी, प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि जो प्रत्येक सब डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा उसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड में, यानी कि अब वो किसके अंडर कंट्रोल में है, वो सीजेएम के कंट्रोल में रहते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से बिना। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई, इसमें कहा गया एडिशनल सीजेएम से अलग जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे अलग मजिस्ट्रेटों की बात की गई है, वो किसके अंडर रहेंगे, वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंदर रहेंगे, ठीक है, मतलब सीजेएम के अंडर रहेंगे। और न्यायिक मजिस्ट्रेट के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण, यानी कि क्या करेंगे, उनको उन पर आप ये कह सकते हैं उनका इंस्पेक्शंस और उसका जो आपका है कि सुपरविजन, ठीक है ना, उस पर कंट्रोल कर सकता है और उसको सुपरविजन कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं कि इंस्पेक्ट करना, थोड़ा सा वर्ड में प्रॉब्लम हो गया प्रोनाउंस करने में, इंस्पेक्ट करना ना, यानी सुपरविजन, अपने अंडर उन चीज़ों को देखना या अपनी निगरानी में उन चीज़ों को रखना। देखिए कहीं कहीं हो सकता है कि इंग्लिश की प्रोनाउंसेंस में गड़बड़ हो जाए, क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी रहा है तो थोड़ा बहुत कई बार प्रोनाउंसेंस में हो जाता है गड़बड़, ठीक है, बट अगर कहीं गड़बड़ है तो मैं उसको करेक्ट कर दे रही हूँ कि पर्यवेक्षण का मतलब होता है सुपरविजन्स, यानी उसको अपने अंडर रखना, अपनी निगरानी में रखना ना, और आप ये भी कह सकते हैं कि उसको इंस्पेक्ट करना, उसमें जांच पड़ताल करते रहना, और नियंत्रण कंट्रोल की ऐसी शक्तियाँ भी होंगी जैसे हाईकोर्ट साधारण या विशेष आदेश के द्वारा निमित्त निर्दिष्ट करे और वह उनका प्रयोग करेगा। यानी कि अब उन्होंने बोला कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के काम पर सुपरविजन और कंट्रोल ऐसी शक्तियाँ भी होंगी, ठीक है, किसके पास होंगी, सीजेएम के अंदर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ऐसी शक्तियाँ होंगी जो पर्यवेक्षण भी कर सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है, ठीक है, जैसा कि हाई कोर्ट या तो साधारण या तो जनरली या फिर कोई स्पेशल ऑर्डर के तहत उस चीज़ को बताए और वह उनका प्रयोग करेगा, ठीक है। कौन प्रयोग करेगा, सीजेएम प्रयोग करेगा। अब देखिए इसमें अमेंडमेंट करता है उत्तर प्रदेश का अमेंडमेंट होता है धारा 12 की उपधारा 3 के उपरांत निम्नलिखित उपधारा 4 को अंतर स्थापित किया, 4 को स्थापित, 3 तक तो 3 बी तक तो है ही, अब 4 को स्थापित किया जाता है। 4 क्या कहता है, जहाँ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद रिक्त है, यानी अब क्या बात आ गई, 4 में क्या ऐड कर दिया, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में ही अप्लाई होगा, आप सोचें दिल्ली जालंधर पंजाब अप्लाई हो जाए, वहाँ अप्लाई नहीं होगा, ये आपका उत्तर प्रदेश में ही अप्लाई होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ही इसको अमेंड किया था 1984 में 1/5/1984 में, ठीक है। तो क्या था कि जहाँ पे सीजेएम का पद रिक्त है, यानी जगह खाली है या बीमार है, कौन, सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या अनुपस्थित है, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उसकी, या अन्यथा उसके कर्तव्य का संपादन करने में असमर्थ, यानी कि उसकी जो ड्यूटी है उसको करने के लिए वो इनकैपेबल है, तो उस स्थान पे उपस्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी उसकी जगह जो वहाँ पे उपस्थित है, यानी जो प्रेजेंट है उस टाइम एट द टाइम वहाँ पर है, या वो उस टाइम ज्वाइनिंग में है ना, और काम अपने कार्यभार को संभाले हुए हैं, तो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होगा, यानी जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, और अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर अन्य कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, सबसे वरिष्ठ यानी जो बड़ा हो इनमें, उनकी अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, यानी कि उनकी गैर हाजिरी में जिला मजिस्ट्रेट यानी जो आपका डीएम होता है उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की आवश्यक कार्य निपटाएगा, यानी कि जो सीजीएम के जो काम है वो कौन निपटाएगा। देखिए उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा घूम रहा है, बट क्या कहा कि जहाँ पे सीजीएम नहीं है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, वहाँ पे क्या करेगा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उन मैटरों को निपटाएगा। और अगर वो नहीं है तो उनके अलावा जो अन्य मजिस्ट्रेट उनमें जो भी बड़ा होगा ना, वरिष्ठ होगा, उनकी अनुपस्थिति में, यानी कि अब किसके अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं है तो जो अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनमें जो बड़ा होगा वो उनका कार्य संभालेगा। भाई सीजेएम भी नहीं है, अपर सीजेएम भी नहीं है, तो अब क्या हुआ, अब
मान लीजिए अब जो अन्य मजिस्ट्रेट है उसमें भी कोई बड़ा नहीं है, तो फिर कौन संभालेगा? वो जिला मजिस्ट्रेट डीएम संभालेगा। मान लीजिए डीएम भी नहीं है तो फिर कौन संभालेगा? वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट संभालेगा। ठीक है, किसका? ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य का ही निपटाया जाएगा। भाई ये नहीं है तो ये, और ये नहीं है तो ये। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 12 और 11 क्लियर हो गया होगा। और मे बी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है या कहीं पर आपको डाउट होता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है, क्योंकि कई बार हो जाता है कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो मे बी शायद हो सकता है कुछ क्वेश्चन क्वेरीज हो आपकी या कोई डाउटेबल चीज़ आपके माइंड में आ गई हो, तो वो चीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको हेल्पफुल हो रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।